Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let's have a debate on entitled theme Major Highlights of Allports Trait Theory of Personality. As we know that personality is the byproduct of both heredity and environment. Therefore, Allport has rightly quoted, "Same fire hardens the egg, but melts the butter." It means by providing the same type of environment, we can get the two different personalities. यानी कि जिस तरह से आग जो है वो अंडे को लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट करती है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि एक्चुअली एग जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन जो ही हम एग को आग में डालते हैं, फ्रॉम लिक्विड स्टेट एग कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड सब्सटेंस। इसी तरह से बटर जो है, आई मीन टू से यू मक्खन, दैट इज बेसिकली सॉलिड इन नेचर, और इसी बटर को हम आग पे रखते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। एंड सेम वे व्हेन वी विल प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वी विल गेट टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। एक ही एनवायरनमेंट से दो पर्सनैलिटीज जन्म लेती है, बिकॉज देयर इज ए इम्पैक्ट ऑफ बोथ बायोलॉजी, आई मीन टू से यू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसीलिए ऑलपोर्ट ने डिस्क्राइब किया पर्सनैलिटी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ heredity and environment. Dear students, in original text, Allport has rightly quoted. That text is written in one of the famous books of Allport, entitled as Personality Psychology. इस तरह से Allport ने नरेट किया, दो भाई थे, बाई प्रोफेशन वन वाज डॉक्टर एंड अनदर वाज गैम्बलर। गैम्बलिंग के साथ साथ उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लाइक ड्रग एडिक्शन, एब्यूजिंग, स्टीलिंग, एग्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भाई डॉक्टर था वो नोबल था, जीनियस था, गुड ह्यूमन बीइंग था, ऑलवेज फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलता था। और दूसरा भाई जो था वो ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता था। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हमने ऑलरेडी दर्शाया है, that very brother possesses some peculiar characteristics like stealing, abusing, thefting, gambling, so on and so forth. अब एक शख्स ने दोनों भाइयों से पूछा कि आपकी कामयाबी का क्या राज है। जो भाई डॉक्टर था, नोबल, गुड ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज लॉयल टू अदर्स, उससे पूछा आपकी कामयाबी का क्या राज है। ही रिप्लाइड बैक, मेरी कामयाबी का राज मेरा बाप है। अब दूसरे भाई से पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि उसमें ऑल्सो पिक्युलर क्वालिटीज और कैरेक्टर्स थी इन द फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, स्टीलिंग, एब्यूजिंग, एग्रेशन, वायलेटिंग द सोशल नॉर्म्स। तो उसने जवाब दिया
मेरी कामयाबी का राज मेरा बाप है। तो वो शख्स जिसने दोनों भाइयों से पूछा, वो दोनों को जानता था। वो हैरान हो गया कि दोनों की कामयाबी का राज जो है वो बाप है। ये कैसे हो सकता है? बिकॉज बोथ ब्रदर्स आर पोल्स अपार्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, डिग्निटी, या हम कह सकते हैं ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो एंटायरली डिफरेंट थे। तो अब जो एक भाई था हु ऑलवेज ट्राइज टू डिसमेंटल द लॉस, जो गैमलर था, जिसमें सिटीलिंग का कैरेक्टर था, उसे पूछा गया किस तरह से आपकी कामयाबी का राज आपका बाप है। एंड ही हैज गिवन द आंसर, क्योंकि मेरा बाप जो है वो सिटीलिंग करता है, गैम्बलिंग करता है, एब्यूजिंग करता है, मारपीट करता है। स्पेशली ना घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी वो मदर को, अपनी बीवी को पीटता है। एंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव रिसीव्ड और इमिटेटेड फ्रॉम माई फादर। इसीलिए आज जो कुछ भी मैं हूं, इट इज बिकॉज ऑफ माई फादर। डियर स्टूडेंट्स, that is why environment plays important role in order to shape the personality of an individual. क्योंकि behaviorism भी कहता है, give me a 1 dozen of healthy children, I will make it whatever you want. Child becomes doctor, child becomes engineer, child becomes thief. It means what type of environment, जिस किस्म का इन्वायरमेंट आप एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करोगे, उसकी पर्सनैलिटी उसी तरह से शेप हो जाएगी। अगर आप उसे चोरों के इन्वायरमेंट में डालोगे तो वो चोर ही बन जाएगा। वेगाबाउंडों की कंपनी में डालोगे तो वो उसी सांचे में डल जाएगा और वो भी वेगाबाउंड बन जाएगा। अगर आप उसे साइंटिफिक इन्वायरमेंट में डालोगे, डेफिनेटली वो साइंटिस्ट बन जाएगा। When you will look through the prism of behaviorism, apart from it, there is another eminent thought. That thought or approach is known as social modeling, जिस पे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, which is designed by Albert Bandura. That is known as observational learning. How individual learns with the help of imitation. एक इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरों की नकल करता है, तो उनके रोल को अपने आप में अडॉप्ट करता है। Especially imitation from the models, whom we called the model. Dear students, model is that very person whose behavior is adopted and followed. मॉडल कोई भी हो सकता है। मॉडल सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस ही नहीं हो सकती है, मॉडल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बड़ा रोल मॉडल जो है वो टीचर भी हो सकता है, शेफ भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, रिलीजियस पर्सनालिटी भी हो सकती है। कोई भी शोबे से कोई भी शख्स जो वाबिस्ता है वो किसी न किसी का मॉडल बन सकता है। कीपिंग इन व्यू द कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग, जैसे कि बिफोर कपल ऑफ डेज हाईकोर्ट ने 3 एक्टर्स का, 3 मॉडल्स का एफआईआर लॉन्च किया है। 1 अक्षय कुमार, 2 शाहरुख खान एंड 3 अजय देवगन, क्योंकि वो ऐड करते थे गुटखे का। And survey reports depicted majority of the adolescents, I mean to say youth population, they have been indulged in taking the गुटखा। अब उनसे पूछा गया कब से आप ये नशा करते हो? Because these actors have diverse fan following, not within the country of India, but at global level.
तो उन्होंने जवाब दिया, हम इससे पहले गुटखे का नशा नहीं करते थे। जब से हमारे मॉडल्स ने गुटखे का एडवर्टाइज किया है, आई मीन टू से यू दे हैव कोटेड शाहरुख खान, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, तब से ही हमने नशा स्टार्ट शुरू किया। इसीलिए मॉडल के लिए ज़रूरी होता है वो उस तरीके से रॉन्ग बिहेवियर एक्सप्रेस ना करे, बिकॉज जो उनके फैन फॉलोअर्स होते हैं, दोज पर्सन्स हु फॉलो देम, दे आर देयर कॉपीज, वो उनकी नकल करते हैं। कीपिंग इन व्यू द टीचर, टीचिंग प्रोफेशन इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, और हर एक शख्स के पीछे एक टीचर का हाथ होता है। चाहे कोई पर्सन साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या किसी और शोबे के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता वाबिस्ता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे असर होता है एक टीचर का, उसके कैरियर में योगदान होता है एक टीचर का। इसीलिए टीचिंग फील्ड जो है इसे इजी नहीं लेना चाहिए। टीचर कभी भी लूज या ढीला नहीं होना चाहिए। इट इज द यूनिवर्सल मैसेज टू द टीचर्स, क्योंकि उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स इमिटेट करते हैं। कीपिंग इन व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मॉडलिंग, डियर स्टूडेंट्स, environment or social environment, I mean to say you, plays important role to influence the personality of an individual. Apart from the environment, how individual's personality is affected, it has having also the biological orientation. दूसरे भाई से पूछा गया, आपकी कामयाबी का राज कैसे आपका बाप है? आपका बाप जो है वो रियली सचमुच जुआ भी खेलता है, अल्कोहलिस्ट भी है, एब्यूज भी उसमें है, एंड अदर बैड क्वालिटीज। आपका भाई जो है उसने ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट किए हैं अपने बाप से, बट यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर ब्रदर। हाउ कम इट इज पॉसिबल फॉर यू? आपकी भी कामयाबी का राज आपका बाप है। एंड ही हैज आल्सो गिवन आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज पोज्ड और pondered बाय द पर्सन। जो मेरा बाप करता था वो शराब पीता था, एंड आई वाज इवैल्यूएटिंग दैट शराब पीना, सिगरेट पीना या कोई नशा करना सही नहीं है। वो गैम्बलिंग करता था और मैं इवैल्यूएट करता था on the basis of my own vision, on the basis of my own strengths, capacities and capabilities, my inner vision. तो always on the basis of reason, I mean to say you, कि मैं सोचता था कि जुआ खेलना भी ठीक नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम सोसाइटी के वायलेट नहीं कर सकते थे, ना कर सकते हैं। वो अपनी बीवी को, मेरी मदर को पीटता था, हेट करता था, एग्रेसिवली बिहेव करता था, लेकिन आई वॉज डीपली कंसर्नड विद माई मदर। आई लव हर, क्योंकि कीपिंग इन व्यू माई ओन बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन। सो फाइनली वी कैन से दैट जो एक इंडिविजुअल होता है, इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड एनवायरमेंट। बोथ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in order to shape one's personality. Dear students, there are the various major highlights of Allports' trait theory of personality. We will give the detailed account of all the major highlights. Number 1, functional autonomy. Dear students, the functional autonomy is the ability of a person to perform tasks independently. यानी कि जब एक इंडिविजुअल डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म करता है कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर
कॉन्टिन्यूअसली रिपीट करना वो उसके लाइफ पे एक छाप डालता है। ऑटोमेटिकली ऐसा वक्त आता है जब यही क्वालिटी इसके बिहेवियर पे रूल करती है, एंड दिस इज नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी। फॉर इंस्टेंस, एक इंडिविजुअल स्मोकिंग नहीं करता है, द पर्सन इज नॉट स्मोकर, लेकिन पहली बार जब इसने स्मोक किया यानी कि सिगरेट का नशा किया, तो हम नहीं कह सकते हैं ये हैबिचुअल है। फिर अब इसने दूसरी बार भी स्मोकिंग की, फिर तीसरी बार भी की, फिर चौथी बार भी की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये कंटिन्यूअसली स्मोकिंग करता है, एंड टाइम केम व्हेन ही बिकेम द चेन स्मोकर। जब एक व्यक्ति चेन स्मोकर बन गया, क्योंकि स्मोकिंग की प्रैक्टिस को उसने कंटिन्यूअसली रूटीन बेस्ड मैनर में लाइफ में ऑपरेट किया, विद पैसेज ऑफ टाइम उसके सेहत पे असर पड़ता है। डॉक्टर्स सजेस्टेड टू द पर्सन, आपके ठीक होने के चांसेस तब तक नहीं है until or unless you will not get rid from the smoking। डॉक्टर्स की एडवाइसेस के बावजूद भी इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट, डिफिकल्टी ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा अब इस चेन स्मोकर को लगता है टू गेट rid from the smoking। It means smoking has ruled his behavior। इसके बिहेवियर पे स्मोकिंग ने रूल किया, और दिस इज नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी। दूसरी एग्जाम्पल से हम फंक्शनल ऑटोनॉमी को समझ सकते हैं। किस तरह से कोई भी क्वालिटी, कोई भी चीज जिसे आप रूटीन बेस्ड मैनर में परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बगैर आपको रहना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट इज नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी। कोई बच्चा जो है वो बचपने में चोरी करता है, अगर वो कंटिन्यूअसली चोरी को रिपीट करता है और वो बड़ा क्रिमिनल फिर बन जाता है, जेल की हवा खाने के बावजूद भी, इंट्रोगेशन और टॉर्चर खाने के बावजूद भी, फिर भी वो एडिक्ट बनता है थेफ्टिंग का, क्योंकि थेफ्टिंग जो है उसने उसके बिहेवियर पे रूल किया। दैट इज फंक्शनल ऑटोनॉमस। आज जैसे कि आप जानते हो, लास्ट ईयर यूरोपियन सोसाइटीज में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देयर वाज ओनली वन रीजन ऑफ प्रोटेस्ट। यूरोपियन सोसाइटीज में बच्चों ने क्यों प्रोटेस्ट किया, उसका एक ही कारण था, क्योंकि उन्हें पेरेंट्स की तरह से कोई केयर नहीं मिलता था। एंड रीजन वाज ओनली वन, देयर पेरेंट्स वर accustomed, they were addicts of social media। स्पेशली आज जब आप देखोगे छोटे से लेके बड़े तक जो लोग हैं वो सोशल नेटवर्किंग के साथ कनेक्टेड है। खाना खाने के वक्त भी सेल फोन हाथ में होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और माँ बाप जो है वो एंगेज या फोन के साथ रहते हैं और उन्होंने नेग्लेक्ट किया अब चिल्ड्रंस को। सो इट मीन्स कि जो ये सेल फोन जो है, या हम कह सकते हैं ओवरऑल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसने एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे रूल किया है। हमारी जिंदगी अधूरी लगती है सेल फोन के बगैर, फेसबुक को ना देखने के बगैर। सो दिस इज नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी को हम सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टीलिंग, फंक्शनल ऑटोनॉमस बिहेवियर मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्लीनिंग, may be in the form of maintaining hygiene. Also, it would be in the form of listening music or taking the taste of chocolate. These are the various examples by which we can understand the concept of functional autonomy. Types of functional autonomy. Keeping in view the Allports trait theory of personality, there are two types of functional autonomy.
Number 1, preservative functional autonomy. Number 2, propriate functional autonomy. Now, one by one, we will discuss both the autonomies. Number 1, preservative functional autonomy. Preservative functional autonomy is based on neurological principles, including repetitive actions and simple behaviors, often seen in both animals and human beings. Dear students, जो प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी है, ये वो ऑटोनॉमी है which has having the biological base. Biological base means related to our brain. किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो रिएक्ट करता है to perform the different types of tasks or activities. उन्हें कहा जाता है Allports theory of personality में simple behaviors. For instance, खाना खाना. Taking the food, it is physiological need. क्योंकि preservative functional autonomy maintains our survival. Preservative functional autonomy सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही नहीं पाई जाती है, बल्कि एनिमल्स में एज वेल. फॉर इंस्टेंस, अगर हम पहले ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक इंडिविजुअल जो है वो अपने प्रोटोकॉल से चलता है, वो एक कैलेंडर से चलता है. जैसे कि शाम के वक्त लेट इट एज्यूम 9 बजे खाना खाना, फिर उसके बाद मेडिसिन लेना, फिर रूटीन बेस्ड मैनर में 10 बजे सोना, फिर सुबह 6 बजे जागना, उसके बाद नहाना, उसके बाद 9 बजे सुबह चाय पीना या नाश्ता करना, और इसी तरह से दिन में वो रूटीन बेस्ड मैनर में डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करता है. फिर से शाम के वक्त 9 बजे खाना खाता है, फिर मेडिसिन लेता है, फिर 10 बजे सोता है, और फिर से सुबह 6 बजे उठता है, फिर नहाता है, नेल हाइजीन मेंटेन करता है, फिर दिन में डिफरेंट टास्क्स अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से परफॉर्म करता है, और रूटीन बेस्ड मैनर में एक कैलेंडर को वो फॉलो करता है. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, हर दिन 9 बजे खाना खाना, हर दिन 10 बजे सोना, हर दिन सुबह 6 बजे जागना, अपने वक्त के हिसाब से. दिस इज नोन एज प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी. आल्पर्ट का कहना है इट लाइज विद इन द ऑर्गेनिज्म, और यही शेड्यूल आप एनिमल्स में भी देखोगे. अगर आप जंगल चले जाओगे जहां पर एनिमल जो है वो पहले झुंड में रहते हैं, सुबह सवेरे वो इकट्ठे घास खाते हैं, फिर पूरा दिन आराम करते हैं, फिर शाम के वक्त फिर से जागते हैं और फिर से घास खाते हैं, और पूरा नाइट जो है या हम कह सकते हैं रात जो है वो सोते हैं, फिर से अपने वक्त पे सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और वक्त पे पानी पीते हैं. सो इट मीन्स दैट दिस इज नोन एज प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी. और इसे कहता है, आई मीन टू से यू अल्पर्ट, इट इज नॉट रियल ऑटोनॉमी. इसे मोस्टली ऑटोनॉमी का दर्जा नहीं मिला है, बिकॉज इट हैज हैविंग बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन. इट डील्स विद द सिंपल behaviors. Number 2, propriate functional autonomy. Dear students, propriate functional autonomy is that autonomy which is related to your self. यानी कि वो autonomy जो आपके self के साथ related है. What is self? As we all know that self simply refers your identity. You being as an human being. आपकी अपनी पर्सनल पहचान क्या है, आपके अपने पर्सनल क्वालिटीज क्या है, वो आपके सेल्फ को दर्शाती है. जैसे कि हम सब जानते हैं, सेल्फ इज बीइंग कॉल्ड द कोर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. जब तक कि हम सेल्फ को नहीं समझ सकते हैं, तब तक कि हम एक पर्सनैलिटी को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं. क्योंकि जो कोर पार्ट पर्सनैलिटी का होता है, that is your self. What are your weaknesses and what are your strengths? You can understand your capacities and capabilities, weaknesses and strengths
by means of self-concept, by means of the self. When you will look through the prism of Allports trait theory of personality, एनिमल्स में सेल्फ नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स जो है दे डोंट हैव रियलाइजेशन ऑफ देयर कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज। देयर स्टूडेंट्स, घोड़ा जो है वो तूफान के मानंद दौड़ता है, यानी कि तशबीह हम दे सकते हैं, इतने पावर्स हॉर्स के पास होते हैं। दुनिया का कोई भी अस्तबला शायद ही घोड़े को कैद कर सकता है, कोई रस्सी कैद कर सकती है, इंसान की तो बात ही नहीं है। लेकिन छोटी सी रस्सी में आप हाथी को भी घोड़े को भी कैद करते हो। वाई? क्योंकि उनमें एक वीकनेस है, दैट इज वीकनेस ऑफ सेल्फ। एनिमल्स में कोई सेल्फ नहीं होता है, दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, about their strengths and weakness. Apart from it, animals में concept of beauty नहीं होता है. They cannot perceive themselves, क्या हम खूबसूरत हैं या बदसूरत। ये क्वालिटीज उनमें होती है जिनमें सेल्फ होता है। इसीलिए ऑलपोर्ट का कहना है एक सेल्फ जो है वो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है और एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमने प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी में पढ़ा कि प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी डील्स विद द बायोलॉजी because it has having biological orientation. That is why it is found both in human beings and animals. लेकिन जो propriate functional autonomy है, it is related with the self. It has having socio-psychological base. और ऑलबर्ट का मानना है ये सेल्फ बिफोर बर्थ नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड। दो पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड को कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड इज दैट पीरियड व्हेन द चाइल्ड रिजाइड्स 9 months इन द वोम्ब ऑफ द मदर। जब 9 महीने एक बच्चा मोंटी कोक में रहता है या पलता है, तो उस पीरियड को कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। तो बर्थ से पहले बच्चे में कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई अवेयरनेस नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति में, एक ह्यूमन बीइंग में अवेयरनेस है, इट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल एंड आफ्टर द बर्थ व्हेन सेम चाइल्ड गेट्स बर्थ, तो दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज पोस्टनेटल स्टेज। जब बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज काउंट की जाती है और जो ही वो मैच्योर होता है, द चाइल्ड कम्स कंटैक्ट विद डिफरेंट सोशल एनवायरमेंट्स। आई मीन टू से विद डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, लाइक पहले होम, फिर स्कूल, फिर नेबरहुड, फिर पूरी सोसाइटी। एंड ऑटोमेटिकली बच्चे में सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। व्हेन द चाइल्ड गेट्स डिफरेंट रेस्पॉन्सेस फ्रॉम डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो होम है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो नेबरहुड इन्वायरमेंट है, या बाय एंड लार्ज पूरी सोसाइटी है, तो उसे पहचान होती है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा यहां पर क्या काम है, व्हाट टास्क्स आई हैव टू परफॉर्म। ये चीजें उसे एक इन्वायरमेंट में रह के हासिल होती है। That is why so far as appropriate functional autonomy is concerned, it develops within the fabric of the society. जैसे कि हम सब जानते हैं, there is one of the eminent social psychologist, namely Charles Hunton Cooley. Cooley ने एक थ्योरी दी है, that is known as looking glass self theory. जैसे कि एक इंडिविजुअल मिरर के सामने आता है एंड इंडिविजुअल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, क्योंकि दरअसल एक इंडिविजुअल को अपनी ब्यूटी के बारे में पता नहीं है कि मैं खूबसूरत हूं या बदसूरत हूं। इट इज बिकॉज ऑफ एन मिरर एक इंडिविजुअल को अपनी ब्यूटी के बारे में पता चलता है।
डियर स्टूडेंट्स, ये मिरर जो है ये किसी के लिए अच्छा साबित होता है और किसी शख्स के लिए अच्छा ये साबित नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, कोई इंडिविजुअल मिरर के सामने आता है, जो ही वो मिरर के सामने आता है, द पर्सन ट्राइज टू इवैल्यूएट वन्स ओन फिजिकल सेल्फ, क्योंकि सेल्फ आइडियल भी होता है, रियल भी होता है, सोशल भी होता है, सो ऑन एंड सो फोर, और ये नेगेटिवली इवैल्यूएट करता है इस मिरर में, बिकॉज इंडिविजुअल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। तो जब ये आईने में अपने आप को इवैल्यूएट करता है, अगर इसने नेगेटिवली किया, मेरी नाक खूबसूरत नहीं है, मेरी आंखें खूबसूरत नहीं है, मेरा चेहरा जो है ये खूबसूरत नहीं है, हर एक बॉडी पार्ट को ये इवैल्यूएट करता है। दुनिया में सब चेहरे खूबसूरत है, मैं ही बदसूरत हूं। इट मीन्स इसमें नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फिजिकल सेल्फ डेवलप हो जाएगा। इसे डिस्करेजमेंट मिलेगी, लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम इसमें पाई जाएगी, नेगेटिव थॉट्स रेज हो जाएंगे, स्पेशली स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस इंडिविजुअल ने मिरर के थ्रू अपने आप को नेगेटिवली इवैल्यूएट किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा इंडिविजुअल जो मिरर को परसीव करता है और अपने आप को वहां पर खूबसूरत पाता है, कैपेबल पाता है, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, सेल्फ एस्टीम हाई होगी, उसमें प्राउड पाया जाएगा, स्ट्रेंथ उसमें पाई जाएगी, बिकॉज द पर्सन हैज इवैल्यूएटेड पॉजिटिवली थ्रू मिरर। तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट उस पर्सन में पाई जाएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, उसमें लो कॉन्फिडेंस होगा, इसमें हाई कॉन्फिडेंस होगा, उसमें लो सेल्फ एस्टीम होगी, इसमें हाई सेल्फ एस्टीम होगी, उसमें डिस्करेजमेंट होगी, इसमें इंकरेजमेंट होगी, सो ऑन एंड सो फोर। एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स हंटन कूली, individual self concept develops through the support of society, because individual is the reflection of society. उसकी फेमस कोट है, I am not what I think I am. मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद सोचता हूं। अगर मैं इस तरह से इवैल्यूएट करता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, मैं खूबसूरत हूं, ये स्टेटमेंट बायस्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी जाती ओपिनियन है, ये किसी और की ओपिनियन नहीं है। तो खुद की ओपिनियन, जिसे हम कहते हैं जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, तो इसीलिए कोई भी कहता है आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो आप मीन्स वहां पर एक शख्स की तरह इशारा, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन यहां पर यू जो है वो सिंगुलर लेना है, कोई और एक शख्स अगर वो मेरे लिए ओपिनियन खड़ा करेगा कि आप अच्छे नहीं हो, आपकी सोच सही नहीं है, आप हैंडसम नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं इसकी ओपिनियन अबाउट मी ये करेक्ट है। इसमें भी जिद हो सकता है, अहंकार हो सकता है, इसमें भी जो बयास हो सकता है, हम कह सकते हैं। तो कूली कहता है फिर क्या सही है, हाउ इंडिविजुअल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, आई एम व्हाट यू थिंक व्हाट आई थिंक आई एम। अब यहां पर इशारा है जो सब मेरे लिए सोचते हैं, यानी कि जब दो मिल जाते हैं ये सोसाइटी बन जाती है। व्हेन टू इंडिविजुअल्स कंबाइन, उनकी ओपिनियंस मिलती है तो ये एक समाज को डिफाइन करती है। जो सब लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो वही मैं हूं। अगर पूरी सोसाइटी कहती है, आई मीन टू से यू मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी दे हैव ओपिनियन अबाउट मी ही इज इंटेलिजेंट, तो मैं इंटेलिजेंट हूं। जो टैग हमें सोसाइटी देती है वही टैग परफेक्ट होता है। इसीलिए चार्ल्स हंटन कूली कहता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप्स व्हेन यू विल लुक थ्रू द प्रिज्म ऑफ अदर्स, अदर्स इज द सोसाइटी। अदर्स आपको सही मानते तो आप सही हो, अदर्स आपको गलत मानते हो तो आप गलत हो। सो इस तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने के लिए, क्योंकि प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी
deals with the norms, deals with the values of the society. And individual learns, ये acquired होती है, ये inborn नहीं होती है. We acquire the or attain the appropriate functional autonomy. When we comes, I mean to say you, when an individual comes contact with the society or social fabric, तो वहां पर वो लर्न करता है वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस. वहां पर वो एक्वायर करता है व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड द बैड, राइट एंड द रॉन्ग, लीगल एंड द इलीगल, प्योर एंड द इम्प्योर, चेस्ट एंड द अनचेस्ट, जस्टिफेबल एंड द अनजस्टिफेबल. सही और गलत की तमीज, हर एक चीज के दरमियान फर्क जानना वो सोसाइटी से सीखता है. इसीलिए ऑलपोर्ट कहता है इट इज मास्टरी ऑटोनॉमी. फॉर इंस्टेंस, एक बच्चा जो है वो झूठ बोलता है, एब्यूज करता है, तो तरह तरह की बैड क्वालिटीज उसमें थी, और जो ही वो इस बैड बिहेवियर को, अनडिजायरेबल बिहेवियर को, मॉल एडेप्टिव बिहेवियर को एक्सप्रेस करता था, तो उसे पनिशमेंट मिलती थी सोसाइटी में, पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी मेंबर्स की तरफ से, बाय एंड लार्ज स्कूल की तरफ से. तो अब जो ही ये बड़ा हो गया है, अब ये सखी है, जेनियस है, इसमें गुड क्वालिटीज है. ऑलपोर्ट का मानना यह है इट इज नॉट बिकॉज कि चाइल्ड हैज बीन रिब्यूक्ड एंड पुनिश्ड, जब भी इसने अनडिजायरेबल बिहेवियर को एक्सप्रेस किया, कहा इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट. एनीवे इट इज नॉट रिलेटेड टू द पास्ट ऑफ द चाइल्ड, इट इज नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप और कंसर्न विद द पास्ट. फिर क्या है ये? क्योंकि देयर इज मैटर ऑफ प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी. बच्चा बड़ा होकर खुद समझता है, लर्न कर पाता है फ्रॉम द सोसाइटी कि अगर मैं एक गुड बिहेवियर को, गुड क्वालिटीज को अडॉप्ट करूं, क्योंकि इसमें वैल्यू है, दिस इज वैल्यूएबल. और हकीकत यही है, वी शुड बी द जेनियस, वी शुड बी द हेल्पिंग, वी शुड बी द कोऑपरेटिव. बिकॉज व्हाई कोऑपरेटिव? Man has having the sense of self that man is social animal. We are dependent to others as per the Aristotle is concerned. तो ये वैल्यूज समाज से लर्न करता है. ये समाज फैमिली की सूरत में भी है, स्कूल की भी सूरत में भी है, ये समाज जो है ये नेबरहुड भी है, या बाय एंड लार्ज पूरी सोसाइटी और कंट्री है, जहाँ पर ये डिफरेंट वैल्यूज लर्न करता है और उन वैल्यूज को ये अडॉप्ट अपने आप में करता है. प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी को हम और डिफरेंट एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं. जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है, उसके लिए अवेलेबल होता है टू गेन और अर्न मच मोर इकोनॉमी, क्योंकि वो हर एक चीज को इकोनॉमी के प्रिज्म से देखता है या इवैल्यूएट करता है. इसी तरह से आर्टिस्ट जो है वो आर्ट के प्रिज्म से हर एक चीज को देखता है, बिकॉज आर्टिस्ट के लिए वैल्यूएबल है ब्यूटी का कॉन्सेप्ट. एंड सेम वे नर्स जो है उसके लिए वैल्यूएबल है लव टू द पीपल. हाईएस्ट वैल्यू फॉर द नर्स और डॉक्टर इज लव टू द पेशेंट्स और पीपल. इसी तरह से पॉलिटिशियन, उनके लिए वैल्यूएबल चीज है टू गेन द पावर. फंक्शनल ऑटोनॉमी का बेसिक पर्पस जो है दैट इज टू गेट द मैच्योर पर्सनैलिटी. किस तरह से हम मैच्योर पर्सनैलिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल किस तरह से मैच्योरिटी हासिल कर सकता है. अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट वी कैन नॉट फोकस ऑन ओनली प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी, क्योंकि वो मास्टर ऑटोनॉमी नहीं है. मास्टर ऑटोनॉमी इज ओनली प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी, और विद द हेल्प ऑफ प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी one can become the mature personality. According to Allports, there are the 6 criteria of mature personality. यानी कि किस शख्स को आप मैच्योर पर्सनालिटी कह सकते हो. जब आप ऑलपोर्ट के ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के प्रिज्म से देखोगे, उसके लिए 6 क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए. नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ. The student's extension of the self simply means वो सिर्फ अपनी राय मद्देनजर नहीं रखता है, बल्कि the person, I mean to say you, mature personality takes the under consideration
और इन कॉग्निजेंस ओपिनियन ऑफ अदर्स। वो ऐसा नहीं सोचता है मैं ही राइट हूँ, लेकिन वो दूसरे के जज्बातों की कदर करता है। वो दूसरे की ओपिनियन भी अंडर कंसिडरेशन लेता है। वो सिर्फ अपने प्रिज्म से नहीं देखता है, यानी कि उसका पर्सोना जो होता है वो कन्फाइनड नहीं होता। वो कहता है इस दुनिया में और जहां भी है, इस दुनिया में मेरे बगैर और भी लोग हैं। वो सिर्फ अपने आप पे फोकस नहीं करता है, यानी कि रियलिटी को जानने के लिए वो दूसरे की ओपिनियन की कदर करता है, दूसरे के जज्बातों की कदर करता है। किसी रियलिटी को जानने के लिए वो दूसरों से भी सलाह मशवरा लेता है, वो उनकी राय पे भी गौर खोज करता है, एनालिसिस और इवैल्यूएशन करता है। नंबर 2, वार्म रिलेशनशिप विद अदर्स। मैच्योर पर्सनैलिटी में दूसरा कैरेक्टर भी होना चाहिए, दूसरे क्वालिटीज भी होनी चाहिए। हाउ एन इंडिविजुअल इज एबल टू डेवलप द रिलेशनशिप, इफेक्टिव रिलेशनशिप विद अदर्स। अदर्स में पेरेंट्स है, फ्रेंड सर्कल है, स्ट्रेंजर्स है, स्कूल मेट्स है, सोसाइटी मेंबर्स है। कितना एक शख्स दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करता है, दैट डिस्क्राइब्स हिज और हर मैच्योरिटी इन द पर्सनैलिटी। नंबर 3, इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस। इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स कि हाउ मच इंडिविजुअल इज इमोशनली स्ट्रांग अकॉर्डिंग टू द ऑलपर्ट। अगर हमें मैच्योर पर्सनैलिटी को जानना है तो उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, पुल्सेस एंड मेन्स आ सकते हैं, ट्रफ्स एंड क्रस्ट्स आ सकते हैं, वैक्सेस एंड मेन्स आ सकते हैं। लेकिन फिर भी किस तरह से एक इंडिविजुअल कूप अप इस डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट को करता है या अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, इमोशनल इम्बैलेंस उसमें नहीं होता है, वो हाईली कॉन्फिडेंट है, इमोशनली स्टेबल महसूस करता है, तो हम कह सकते हैं ये मैच्योर्ड पर्सनैलिटी की एक निशानी है या साइन है। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना। जो इंडिविजुअल अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाउ कम इट इज पॉसिबल दे विल एक्सेप्ट टू द अदर्स। इसीलिए अल्लामा इकबाल भी कहता है अपने मन में डूब के पाजा सुराख जिंदगी, तू अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। फर्स्ट वन हैज टू एक्सेप्ट वन्स ओन सेल्फ। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा सोचता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, मुझ में कैपेसिटी नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं सबसे कमज़ोर हूँ, इट मीन्स इट विल गिव बर्थ टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक इन्फीरियरिटी, लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो ये मैच्योर पर्सनैलिटी की निशानी नहीं है। यानी कि तीसरा जो कैरेक्टर इसमें होना चाहिए या क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए, दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, और वी कैन से दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस। नंबर 4, ए रियलिस्टिक व्यू अबाउट द वर्ल्ड। अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड के रिलेटेड एक इंडिविजुअल का या हम कह सकते हैं एक व्यक्ति का विजन क्या है। अगर एक इंडिविजुअल इस वर्ल्ड को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखता है, इट मीन्स कि वो मैच्योर्ड पर्सनैलिटी नहीं है। नेगेटिव मीन्स ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कोई देखने के लायक चीज नहीं है, ये जिंदगी फजूल गुजारनी है, हम क्यों पैदा हो गए, क्या रखा है इस दुनिया में। सो इट मीन्स दैट इट इज नॉट द साइन ऑफ मैच्योर पर्सनैलिटी। मैच्योर पर्सनैलिटी वो है who has having strong and positive opinion about the world. मैच्योर्ड पर्सनैलिटी वो है जिसकी ओपिनियन रियलिस्टिक है अबाउट द वर्ल्ड, हम लाए गए विद सम पर्पस। नंबर 5, insight and humor. Insight simply means who is broad minded, possesses the vision, जो विजनरी है, जिसमें कॉस्मोपोलिटियन नेचर है, यानी कि इंटरनेशनल आउटलुक, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हर एक चीज को देखता है, इवैल्यूएट करता है, वो कन्फाइनेड तरीके से चीजों को इवैल्यूएट नहीं करता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज विजनरी पर्सन। द पर्सन possesses the insight,
deeper understanding about anything. And apart from it, humor. Humor means या humorous हम कहते हैं जो खुद भी खुश रहेगा या हंसेगा और दूसरों को भी खुश रखेगा. So we can say that he or she is having good humor. Number 6, unifying philosophy of life. Unifying philosophy of life means वो ये तस्वर नहीं करना चाहिए सिर्फ मेरी फिलॉसफी सही है, सिर्फ हमारी सोसाइटी सही है, सिर्फ हमारा कल्चर सही है. नो, यूनिफाइंग मीन्स इन एग्रीगेट फॉर्म वो दूसरे के कल्चर पे भी फोकस करना चाहिए, दूसरे के आईने से भी रियलिटी को देखना चाहिए, दूसरे की जज्बातों की भी कदर करना चाहिए. अगर उसे रियलिटी जाननी है वो सिर्फ अपने प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रियलिटी को जानने के लिए उसे हर एक के प्रिज्म से देखना पड़ेगा. दिस इज नोन एज यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और दीज आर द 6 criterias by which we can understand concept of mature personality. Now, dear students, we will discuss another major highlight of Allports' trait theory of personality, that is ideographic approach. What is ideographic approach? Ideographic approach is that approach in which we assess individuals या persons personality at individual level. जो Allport की trait theory of personality है, it believes that every individual is unique. Every individual possesses his own capacities and capabilities, temperaments and sentiments, wills and wishes, desires, attitude and aptitude. हर एक जो इंडिविजुअल है ये दूसरे से डिफरेंट है, फिजिकल एस्पेक्ट से भी, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से भी, इमोशनल एस्पेक्ट से भी, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से. इन ऑल रेस्पेक्ट्स ऑल द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. आई मीन टू से यू यूनिक. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर. नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. हर कोई इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, हटके है. चाहे आप टेम्परामेंट्स की बात करो, सेंटिमेंट्स की बात करो, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज की बात कर लो, विल्स एंड विशेस की बात कर लो, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की बात करो, दे आर डिफरेंट. इसीलिए अगर हमें इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को एसेस करना है, मेजर करना है, सो वी हैव टू एसेस और अडॉप्ट कि आइडियोग्राफिक अप्रोच कहाँ पर हम यूज करते हैं. जब हमें पर्सनैलिटी को इंडिविजुअल लेवल पे एसेस करना है तो उस अप्रोच को हम आइडियोग्राफिक अप्रोच कहते हैं या हम अप्लाई या यूज कर सकते हैं. नंबर 2, nomothetic approach. Dear students, nomothetic approach is different. I mean to say you contradictory with the ideographic approach. क्योंकि आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे यूज होता है और जो nomothetic अप्रोच है ये ग्रुप लेवल पे यूज होता है. इट मीन्स दैट अप्रोच by which we can assess or evaluate the personality of an individual at group level. जब हम इंडिविजुअल्स को ग्रुप लेवल पे इवैल्यूएट और एसेस करते हैं और उसी अप्रोच को नोमोथेटिक अप्रोच कहते हैं. As per the nomothetic approach, individuals possess common qualities like cooperation, intelligence, capacities and capabilities, attitudes and aptitudes. तो हर एक इंडिविजुअल में कॉपरेशन है, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है. हर एक इंडिविजुअल में टेस्ट्स है, डिजायर्स है, विल्स एंड विशेस है, इंटेलिजेंस है. तो ये कहता है, आई मीन टू से यू नोमोथेटिक अप्रोच, हम ग्रुप में भी इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी को एसेस कर सकते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस अनदर इंपॉर्टेंट topic related to the trait theory of personality, that is known as educational implications of Allports' trait theory of personality. Dear students, hope that you all will be connected with the Grow Strong. And apart from it, if you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.